प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गास का प्रमेय, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो गास प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं जो कि मैं आपको बाद में दे ही देता हूँ सभी क्वेश्चन में, आप जानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, गास का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। हो सकता है आपसे उसका स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाए, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कथन भी पूछ लिया जाए। तो जब आप इसको पूरा कर लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा तरीका क्या है इस प्रश्न के आने का, मैं उसी में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले गास प्रमेय का कथन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसको याद करने की ट्रिक जो है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, गास प्रमेय का जो कथन है वो है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे किया जाए। तो बहुत ही सिंपल है, आइए इसको याद करते हैं। गास का प्रमेय फ्लक्स बताता है, और ये किस तरीके से बताता है आइए देखते हैं। कोई बंद पृष्ठ है, जैसे अगर हमने इस तरीके से बनाया तो ये जो है एक खुला पृष्ठ है क्योंकि यहाँ पे गैप है। लेकिन अगर हमने पूरा बंद पृष्ठ कर दिया, ये देखिए, तो ये कहलाता है बंद पृष्ठ। तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये कहलाता है पृष्ठ। तो इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, कहने का मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जितनी लाइन इसमें टच होंगी वही उसका फ्लक्स कहा जाता है। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो इस पृष्ठ से जितनी लाइंस गुजरेंगी उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन गास ने बताया कि ये जो फ्लक्स है वो उस पात्र के, या फिर हम बोले पृष्ठ के, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। यानी कि 1/ε0 का गुणा करना है उस आवेश में, तो हमें फ्लक्स पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें फ्लक्स निकालना है, जिसे हम फाई से दर्शाते थे, विद्युत फ्लक्स को इलेक्ट्रिकल फाई, तो यदि हमें ये निकालना है तो हमें आवेश में गुणा करना होगा किसका? 1/ε0 का गुणा। तो यही है इनका कथन, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये है क्या है? गुजरने वाला फ्लक्स। ये क्या है जो लाइनें बनाई हुई हैं, ये क्या है? गुजरने वाला फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत ही धीरे से अब आपको समझना है। किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये क्या है? जो लाइंस बनी हुई है ये विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है गास का प्रमेय। तो आपको ये याद हो गया होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये है विद्युत फ्लक्स, गास, विद्युत फ्लक्स से संबंधित गास की प्रमेय। अब यदि गास प्रमेय की बात की जाए तो इसको हमें सिद्ध भी करना है। तो फिर आपको यहाँ पे ये जो गणितीय रूप में लिख दिया गया है, तो ये भी आपको लिख के आना है एग्जाम में, और बॉक्स में इस तरीके, जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से आपको बॉक्स में बंद करके आना है। फिर आप सेंटर हेडिंग डालोगे व्युत्पत्ति, यानी कि अब आप इसको सिद्ध कर रहे हो, और व्युत्पत्ति आपको हेडिंग डाल देनी है। अब आपको ध्यान से देखना है कि कैसे गास का प्रमेय सिद्ध होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस गास के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बना लेना है। तो देखिए किस तरीके से बनना है वो, ये रहा बंद पृष्ठ, ये देखिए बंद कर देना है। तो एक बंद पृष्ठ हमने बना लिया। अब इस बंद पृष्ठ में हम एक नाम दे देते हैं। इस बंद पृष्ठ का नाम हम दे देते हैं एस। एस मतलब सरफेस एरिया, इसलिए हम इसको एस से दर्शा देते हैं। और इसके अंदर हम एक चार्ज ले लेते हैं
प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया। इसके साथ r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बिंदु P लिया जिस पर कोई चार्ज रखा होगा, तो ये बिंदु P है। अब हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हम फ्लक्स को पढ़ चुके हैं, विद्युत फ्लक्स होता है जो कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यदि बात की जाए तो फाई जो है, यानी फ्लक्स जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स था, उसका फॉर्मूला होता है ई एस। एक तो ये होता है, दूसरा यदि फॉर्मूला बात की जाए तो फाई ई बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा। फिलहाल आप दो फॉर्मूले याद रखिए, ये विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले हैं और दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? ई। इसका मतलब जब भी हमें फ्लक्स निकालना होगा तो हमें तीव्रता निकालनी होगी। इसलिए तीव्रता r दूरी पर ही किसी बिंदु की निकलती है और तीव्रता हम लोग इसके पहले वाले जो डेरिवेशन कर चुके हैं, तो तीव्रता का व्यंजक हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, जो कि होती थी, अभी आपको भूलना नहीं है कुछ भी, 1/4πε0 और Q/r²। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा न्यूटन पर कूलम। तो ये जो है तीव्रता हमने निकाली हुई थी, तो इसकी ज़रूरत इस व्यंजक में पढ़ने वाली है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ई क्यों निकालना है, क्योंकि फ्लक्स निकालते समय हमें ई निकालना है, फिर उसमें सरफेस एरिया का गुणा कर देना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए चार्ज लेंगे और r दूरी पे हमने यहाँ पे बनाया कि r दूरी पर बिंदु P स्थित है, इस तरीके से। तो हमने जो किया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, माना कि एक बंद पृष्ठ S, जिसका हमने नाम दिया है, S के अंदर प्लस क्यू चार्ज या प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया, प्लस क्यू आवेश स्थित है। जैसा कि हमने किया है वैसे ही हम लिख रहे हैं, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चलिए तीव्रता निकाल लेते हैं। तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर, अभी हम लोगों ने देखा था 1/4πε0 और Q प्लस Q है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और दूरी आ रही है इसलिए दूरी का वर्ग हो जाएगा। और यदि इसकी दिशा की बात की जाए तो यहाँ पे हम O पॉइंट ले लेते हैं और ये P है, बिंदु O पे प्लस Q चार्ज जिसका मतलब रखा हुआ है। तो इसकी दिशा प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, बिंदु P पे एकांक आवेश माना ही जाता है, पिछले में हम पढ़ चुके हैं। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो है इसमें डायरेक्शन होगी E की इस डायरेक्शन में, और इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, OP वेक्टर दिशा। अगर ये इस डायरेक्शन में होती तो इसे हम बोलते PO वेक्टर दिशा, लेकिन ये आगे की ओर है इसलिए हम बोलेंगे OP वेक्टर दिशा में। तो यहाँ हम लिख देते हैं OP वेक्टर दिशा में। ये देखिए, ये डायरेक्शन भी हमने बता दी। अब यदि बात की जाए तो फ्लक्स का हमें निकालना है, तो हमें ds, इसका फॉर्मूला होता है EDS cos थीटा। तो हमें ds जो पृष्ठ है, ds का मतलब क्या होता है, अल्प पृष्ठ। क्या होता है, अल्प पृष्ठ। जबकि s का मतलब हमने माना है संपूर्ण पृष्ठ, जो कि हमने यहाँ पे इस संपूर्ण पृष्ठ को हमने s नाम दिया है। तो हम पूरे पृष्ठ का फ्लक्स एक साथ में नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, इसको पृष्ठ को छोटे छोटे ds में बांट लेंगे और फिर सबका कर देंगे समाकलन, तो वो फिर पूरा s हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बिंदु P इधर है, तो बिंदु P के चारों ओर हम अल्प पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, और वह अल्प पृष्ठ जिसे हम ds नाम दे रहे हैं।
क्या नाम दे रहे हैं, ds। तो अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु P यहाँ पे ds होगा, तो सभी जगह बिंदु P हो सकते हैं, तो सब ds 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 होंगे, लेकिन सबको जब जोड़ोगे तो s ही बनेगा, क्योंकि पूरा पृष्ठ हमने क्या माना है, s, लेकिन हमें कैलकुलेशन करनी है ds से, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब हमने तीव्रता निकाल ली थी, अब अल्प पृष्ठ हमने माना d, तो इसको हम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे बिंदु P के चारों ओर अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। अब कल्पना हमने की, चित्र में आप देख सकते हैं, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स का हम पहले निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम यहाँ पे लिखेंगे फाई, और चूंकि अल्प पृष्ठ है तो छोटा सा हम यहाँ पे डी फाई लिखेंगे, और चूंकि इलेक्ट्रिकल है इसलिए हम यहाँ पे ई लगा देंगे। तो डी फाई ई बराबर, चूंकि अल्प पृष्ठ से गुजर रहा है, यानी कि पूरे एस से नहीं गुजर रहा है, केवल यहाँ से काउंट कर रहे हैं कि यहाँ से कितनी लाइनें निकल रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे डी शब्द लगा देंगे। डी जो है, डी अक्षर लगाने से पता चलता है कि छोटा फाई है, पूरा फाई नहीं है, लेकिन हमें पूरा फाई निकालना है, लेकिन उस छोटे फाई के जरिए पूरा फाई निकालेंगे, इसलिए पहले छोटा फाई। फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा, ये होता है फाई का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था। ये देखिए फाई के दो फॉर्मूले, ई एस और एक होता है ई डी एस कॉस थीटा, तो दोनों आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ई लिखा है इसका हम मान रख देंगे, तो अब यहाँ पे हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं, तो हम कह सकेंगे यहाँ पे नीचे की समीकरण 1 से हमने लिखा है, तो हमने यहाँ पे बना दिया समीकरण 1। अब ई का मान हम रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे डी फाई ई, ये ज्यों का त्यों, और ई का पूरा मान यहाँ से ये पूरा लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये देखिए ई का पूरा मान रख गया है। अब बचा है डी एस कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी एस कॉस थीटा। ये देखिए पूरा हमने डी फाई ई लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डी फाई ई बराबर, और Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक तरफ कर देते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो बच रहा है उसको साथ में लिखते हैं डी एस कॉस थीटा और बटे आर वर्ग, ये हमने लिख लिया। अब आपको ध्यान देना है डी एस कॉस थीटा बटे आर वर्ग, अगर हम चित्र में देखें यहाँ पर, तो डी एस ये पूरा पृष्ठ है, तो यदि कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए हटा भी दिया जाए, तो अब यदि हम इनको इस तरीके से मिलाते हैं, ये देखिए, तो डी एस द्वारा, डी एस यानी छोटे से पृष्ठ द्वारा जो एंगल बनता है ये इसमें दर्शाया जाता है डी एस, और ये क्या है, दूरी है आर, ये भी दूरी क्या है आर। तो डी एस और बटे आर द्वारा, यानी हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो चाप बटे त्रिज्या, अगर हम इसको क्या समझें, चाप बटे त्रिज्या से, तो हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि डी एस और जो आर है वो, डी एस क्या है, चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए इसकी यूनिट डबल रहेगी, तो डी एस तो क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ पे हमने आर स्क्वायर किया। अगर ऐसा नहीं आपको समझ में आता है तो डी एस और ये आर देख रहे हैं आप, ये छोटे से पृष्ठ डी एस द्वारा ओ केंद्र पर या जहाँ पर चार्ज रखा है वहाँ पर बनाया गया कोण है, तो जिसे हम घन कोण बोलते हैं, लेकिन छोटा सा, पूरा हो जाएगा घन कोण, लेकिन छोटा सा ये क्या है, ये केवल डी एस द्वारा यहाँ पर बनाया गया एंगल है। तो आपको ध्यान रखना है डी एस कॉस थीटा बटे आर वर्ग, इस जगह पर हम एक सिंबल दे देते हैं जिसे हम बोलेंगे डी एस क्षेत्रफल द्वारा ऊपर बनाया गया कोण, केवल डी एस द्वारा, ध्यान रखना है पूरे पृष्ठ द्वारा नहीं, केवल डी एस द्वारा। तो हम यहाँ पे उसे डी ओमेगा से दर्शा देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे चूंकि घन कोण होता है ओमेगा, लेकिन घन कोण कब होगा, जब पूरा पृष्ठ ये
पूरा पृष्ठ ये बिंदु O पर एंगल बनाता है तो उसे हम बोलते हैं घन कोण और उसे हम दर्शाते हैं ओमेगा से। लेकिन ds cos थीटा बटे r वर्ग, इसका मतलब ये है कि ds केवल बिंदु O पर कोण बना रहा है और इसे हम ds है, चूंकि d लगा हुआ है, s होता यदि तो ओमेगा होता, लेकिन ds बिंदु O पर जो कोण बनाएगा उसे हम दर्शा देते हैं d ओमेगा से। तो ये पूरा घन कोण नहीं है, ये छोटा सा कोण है, केवल ds पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर बनने वाला कोण। इसलिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट Q को यहाँ रख देना है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे, और ds cos थीटा बटे r वर्ग, और इसकी जगह पर आपको d ओमेगा रख देना है। और यहाँ पे आपको लिखना है जहाँ d ओमेगा बराबर ds पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर बनाया गया कोण, बिंदु O पर बनाया गया कोण। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा। अब ये तो है छोटा सा फ्लस्क केवल ds पृष्ठ के लिए। इसी प्रकार हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। अब चूंकि संपूर्ण की बात आई है इसलिए d हटा के सीधा फाई लिखेंगे, फाई ई, और बराबर हो जाएगा और इन सब में समाकलन लग जाएगा। तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगाया और ये पूरा हमने लिख दिया, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब यहाँ पर फाई ई बराबर Q कांस्टेंट रहेगा, चार्ज तो बदलेगा नहीं, जो अंदर रहेगा, और 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान निश्चित है, 9 गुणे 10 पे 9 की घात होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब यहाँ पर फाई ई बराबर Q कांस्टेंट रहेगा, चार्ज तो बदलेगा नहीं, जो अंदर रहेगा, और 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान निश्चित है, 9 गुणे 10 पे 9 की घात होता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये दोनों बाहर कर देना है, तो अंदर बचेगा डी ओमेगा। और ये डी ओमेगा क्या है, आप जानते हैं कि डी ओमेगा केवल ds पृष्ठ के कारण जो बिंदु O पर कोण बनता है उसे हम डी ओमेगा बोल रहे हैं। लेकिन इसमें लग गया इंटीग्रेशन, यानी कि पूरे पृष्ठ के कारण, तो पूरा जो पृष्ठ होता है वो पूरा कोण बनाता है जिसे हम बोलते हैं घन कोण, और वो घन कोण होता है 4 पाई के बराबर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो डी ओमेगा लिखा है इस जगह पे हम लिखेंगे फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा की जगह पर केवल लिख देते हैं ओमेगा, और जहां हम लिखेंगे जहां ओमेगा बराबर घन कोण, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 पाई के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओमेगा का मान 4 पाई, तो यहाँ पे हम उसको ही रख देते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा की जगह पर हमने रख दिया 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल, तो फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही गास का प्रमेय है, तो ये हो जाएगा सिद्ध, इसकी व्युत्पत्ति हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यही गास का प्रमेय है। तो इस तरीके से हम गास का प्रमेय व्युत्पन्न कर सकते हैं। बस आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी है। उनमें से मैंने आपको बताया है कि ds cos थीटा बटे r वर्ग का आप डायरेक्ट एग्जाम में डी ओमेगा लिख देंगे, समय की बर्बादी नहीं करेंगे, और यहाँ पर ओमेगा की जगह पर 4 पाई आपको लिख देना है। तो इससे बहुत जल्दी ये हो जाता है। अब आपको यदि कंडीशन की बात करें तो थोड़ी सी कंडीशन इसमें हम और लगा देते हैं, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि हम कंडीशन फर्स्ट की बात करें तो यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश ना होकर अनेक आवेश हों, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, तो फाई का मान कितना होगा, तो Q की जगह पर अनेक आवेश हैं, हमें पता ही नहीं है कितने हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे Q1 Q2 Q3 प्लस डैश 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 Qn और बटे एप्सिलॉन 0 ज्यों कहते हो। ये हो जाएगी कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से उसका फ्लक्स होगा। अब यदि हम कंडीशन सेकेंड की बात करें तो कंडीशन सेकेंड, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, तो आवेश जब बंद पृष्ठ के बाहर होगा तो चित्र कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
ये हो जाएगा बंद पृष्ठ। और चार्ज हम यहाँ पे रख देंगे Q बिंदु O पर। तो और यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेंगे। तो Q चार्ज के लिए दो पृष्ठ मिलेंगे, एक यहाँ पर भी। तो हम इसे नाम दे देंगे S1 और यहाँ पे नाम दे देंगे S2। और तीव्रता जो होगी वो बाहर की ओर होगी, E1 वेक्टर। तो यहाँ पे दो विद्युत फ्लक्स होंगे। सबसे पहला फाई E1 और डी फाई होगा, क्योंकि छोटे छोटे पृष्ठ हमें माने हुए हैं यहाँ पे। तो डी फाई E1 जो होगा वो अंदर जा रहा है इसलिए ऋणात्मक होगा, तो माइनस लगा देंगे। और प्लस के वही होगा जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ था। ये देखिए छोटे पृष्ठ के लिए, संपूर्ण के ऊपर छोटा पृष्ठ के लिए ये रहा Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। तो हम यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। और इस केस में बाहर निकल रहा है तो डी फाई E2 हो जाएगा प्लस का Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। और प्लस माइनस के हैं इसलिए टोटल फ्लक्स होगा 0। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 0। इस तरीके से टोटल फ्लक्स हम 0। तो जब ये 0 होगा तो फाई ई बराबर भी कितना होगा, 0। तो ये दो कंडीशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। कंडीशन पूछी नहीं जाती हैं एग्जाम में ज़्यादातर, लेकिन जो गॉस का प्रमेय है उसे व्युत्पन्न करना जरूर पूछा जाता है। आइए अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये इसका पहला शॉट है जो कि कथन था। इसके बाद ये दूसरा शॉट। इसका चित्र आपको ये वाली लाइंस दो नहीं खींचनी है, बाकी सब आपको लिख लेना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ds वेक्टर भी आप साथ में लिख लीजिए। और ये QO बस इतना और R दूरी दर्शा देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये रहा, फिर ये है। इसके बाद यहाँ से फिर ये रहा, और इसके बाद ये, और फिर आखिरी ये। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।